हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास साइंस की प्रैक्टिस सेट की 17वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है जहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज डली हैं। तो अगर आपने अभी तक साइंस की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और आप सिर्फ और सिर्फ ये प्लेलिस्ट एक बार जाके देख लेते हैं तो आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी कम समय में हो जाएगी। क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट की क्लासेस में हमने बहुत सारे PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, बहुत सारे हमने नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की है और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की है, हमने इतना ज़्यादा कंटेंट भी उसके साथ पढ़ा है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा एक एक टॉपिक से रिलेटेड। इसीलिए एक बार जाके आप पूरी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा अगर आपको कम समय में साइंस की बेहतर तैयारी करनी है तो। बाकी आज की इस क्लास में हम बहुत सारे नए प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जो जंतु पादपों से प्रत्यक्ष भोजन प्राप्त करते हैं ए कहलाते हैं, जो ए से भोजन प्राप्त करते हैं बी कहलाते हैं और जो उपभोक्ता बी से भोजन प्राप्त करते हैं वो सी कहलाते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी का सही विकल्प आपको चयन करना है। ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी शीर्ष उपभोक्ता। ए मांसाहारी, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी शाकाहारी। और चौथा है ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताने से पहले आपको पूरी जो फूड चेन होती है, फूड चेन के बारे में पता होना चाहिए। तो फूड चेन में सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता। प्रोड्यूसर वो हरे पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हरे प्लांट होते हैं वे किस में आ जाते हैं, प्रोड्यूसर में आ जाते हैं। फिर उससे नीचे आता है प्राइमरी कंज्यूमर। कौन आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो कि हरे पेड़ पौधे के खाते हैं, यानी प्रोड्यूसर को खाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। यहाँ पे गाय हिरण आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गाय और हिरण आ जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरे में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर में वो जीव जंतु आते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, यानी किसको, खरगोश को, गाय को, हिरण को खाते हैं। तो वो क्या आ जाएंगे, सांप और मेढक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सांप और मेढक आ जाएगा। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आ जाते हैं टर्सरी कंज्यूमर। कौन आ जाएंगे, टर्सरी कंज्यूमर आ जाएंगे। टर्सरी कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं टॉप कंज्यूमर। इसके बाद क्या आते हैं, टॉप कंज्यूमर्स आते हैं जो कि सबसे ऊपर होते हैं खाद्य श्रृंखला में। और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, बाज और शेर आ जाते हैं। कौन आ जाएंगे, बाज और शेर आ जाएंगे। फिर इसके ऊपर कौन आते हैं, डिकम्पोजर या फिर अपघटक। यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे फंगस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे। ये किस में आ जाते हैं, डिकम्पोजर में आ जाते हैं, जो कि सड़े गले पेड़ पौधे हैं या जीव हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उनको सरल अवशेषों में बदलने का काम करते हैं। तो ये पूरी सीक्वेंस होती है फूड चेन की। अब यहाँ पे देखिए बोला है प्रश्न में कि जो जंतु पादपों से प्रत्यक्ष भोजन प्राप्त करते हैं, तो पादप से जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ना उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी। तो एक जगह पे क्या आ जाएगा, शाकाहारी। अब जो ए से भोजन प्राप्त करता है, यानी जो शाकाहारी को खाता है, जैसे हिरण है, खरगोश है, इनको जो खाता है वो क्या कहलाएगा, मांसाहारी। तो एक जगह पे क्या आ जाएगा, शाकाहारी आ जाएगा। फिर दूसरी जगह पे बी की जगह पे आ जाएगा मांसाहारी। और सी जो मांसाहारी को भी खाता है वो कौन होता है, टॉप कंज्यूमर, जिसमें बाज और शेर आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टॉप कंज्यूमर्स हो जाएगा। तो एक जगह शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ता ना, ये क्या होता है, इसकी जगह आ जाएगा शाकाहारी। फिर बी की जगह मांसाहारी, फिर सी की जगह क्या आ जाएगा, शीर्ष उपभोक्ता आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड है। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा से संबंधित निम्न कथन है। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना है तब गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी। यदि वस्तु का वेग या रेखीय संवेग दोगुना है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पे बताना है कि कौन सा गतिज ऊर्जा के संबंध में सत्य कथन है, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए पहला स्टेटमेंट ए जो दिया है, बोला है कि अगर वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाए। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। भी का स्क्वायर यानी
वेग का स्क्वायर होता है और द्रव्यमान सिंगल होता है। अब पहले बोला है कि द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, तो अगर हम द्रव्यमान को दोगुना करते हैं, 2m करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। द्रव्यमान को दोगुना करने पे काइनेटिक एनर्जी भी दोगुनी हो जाती है। और अगर हम वेग को दोगुना करते हैं, अब वेग क्या है, स्क्वायर में है, तो अगर इसको हम दोगुना करेंगे तो इसका ये भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम v को 2v करते हैं तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा। जब 2v का स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4v हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी में अगर हम वेग को दोगुना करते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। सेम ऐसे रेखीय संवेग में भी होता है। काइनेटिक एनर्जी और संवेग का जो रिलेशन होता है क्या होता है, p²/2m। अब यहाँ पे देखिए संवेग क्या होता है, स्क्वायर में होता है। स्क्वायर में है तो अगर हम इसको दोगुना करेंगे, यानी p को अगर हम 2p कर देंगे तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा। यानी अगर हम रेखीय संवेग को भी दोगुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ही याद रखिएगा, क्योंकि जो मास होता है, मास में कोई पावर नहीं होती, तो इसको जितने गुना करेंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही गुना हो जाएगी। लेकिन अगर हम वेग को या रेखीय संवेग को दोगुना कर रहे हैं, अब क्योंकि ये स्क्वायर में होते हैं तो इसको अगर हम 2 गुना करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएंगी, 3 गुना करेंगे तो उसका स्क्वायर ये 9 गुना हो जाएंगी। तो ये हमेशा स्क्वायर में चलता है। तो यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह उदाहरण है संयोजन अपक्रिया का, विस्थापन अपक्रिया का, विस्थापन या रिडॉक्स अपक्रिया का, या फिर विघटन अपक्रिया का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि लोहे के कील को हम किस में डुबोते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। अब देखिए लोहे की कील क्या है, यहाँ पे लोहा है, आयरन है, इसको हम किस विलयन में डुबोए, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोए। अब जब हम रिएक्टिविटी श्रेणी पढ़े थे तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि जो आयरन होता है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये आयरन को उसकी जगह से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे FeSO4 का निर्माण हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे FeSO4 का निर्माण हुआ और कॉपर अलग हो गया, यानी आयरन ने कॉपर को उसके जगह से डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी विस्थापन। अब यहाँ पे देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं, आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक साथ होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब एक चीज और बोला है कि कॉपर जो सल्फेट है ये किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीले रंग का। लेकिन जब इसको कॉपर को आयरन निष्कासित कर देता है और आयरन उसकी जगह पे बैठ जाता है तो आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। अब आयरन सल्फेट का निर्माण होता है तो इसका रंग, कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है, हल्का पड़ जाता है या फीका पड़ जाता है। और लोहे के कील के ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जो कि किसकी होती है, कॉपर की होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विस्थापन और रिडॉक्स अपक्रिया। बाकी संयोजन अपक्रिया क्या होती है, जब 2 अभिकारक मिले, ए और बी मिले और ए और बी मिलके एक प्रोडक्ट बना दिए H2O यानी H2 और अगर O2 मिलते हैं और ये वाटर का निर्माण करते हैं या AB का निर्माण कर लिए तो ये क्या कहलाएगा, ये संयोजन अपक्रिया कहलाएगा। वियोजन अपक्रिया जस्ट इसके अपोजिट होती है जिसको हम विघटन अपक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पे ए भी कोई अभिकारक है और ये टूट के 2 उत्पाद बना दिया, ए और बी 2 उत्पाद बना दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विघटन अपक्रिया बोलते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी डी है, तो ये क्या करेंगे, अपने आयन एक्सचेंज कर लेंगे। यानी सी जाएगा ए की जगह बैठ जाएगा और ए आएगा तो सी की जगह बैठ जाएगा। यानी किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे ए डी का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पे सी बी का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। तो इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल है 250 न्यूटन, 500 न्यूटन, 0 न्यूटन या फिर 50 न्यूटन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे द्रव्यमान देख के और यहाँ पे गति देख के आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना। ये दिया है कि चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पे फिसल रहा है, चिकने घर्षण रहित। अब देखिए कोई भी अगर वस्तु है वो गति में है
ठीक है, या फिर विराम में है, अगर उसमें कोई ऑपोजिट बल नहीं लग रहा, ऑपोजिट बल कौन सा होता है, घर्षण बल, अगर घर्षण बल नहीं लग रहा है तो वो गति में है तो गति में ही रहेगी, विराम में है तो विराम में ही रहेगी, अगर उसमें हम एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई जो वस्तु है वो वेग से 10 मीटर पर सेकंड के एक नियत वेग से गति कर रही, अब उसमें कोई घर्षण बल लग नहीं रहा, यानी रुकावट कोई लग नहीं रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। तो बोला है कि इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल क्या होगी, जब भाई घर्षण बल ही जीरो है, कोई उसको रोकने वाला ही नहीं है, तो उसको अब इस वेग से चलाने के लिए कोई सी बल की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे इसी वेग से कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक कि इसमें हम बल लगा के रोकेंगे नहीं, जब तक कि इसमें बल लगा के हम रोकेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे जो इसी गति से चलाने के लिए जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, 0 न्यूटन का, यानी कोई भी बल लगाना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी बोझा उठाने वाला कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वो क्या करते हैं, बोझ का प्रणोद घटा देते हैं, संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं, अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, या अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा देते हैं। बताइए इस प्रश्न का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि एक कुली है, वो भारी बोझ को अपने सर पे रखने वाला है, तो उसके पहले वो एक कपड़ा लिया रहता है, गमछा लिया रहता है, उसका गोल गोल एक चक्ति बनाता है, अपने सर पे रखता है, उसके बाद बोझा रखता है। तो ये जो ट्रिक अपनाता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है, तो देखिए जो दाब होता है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर या प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे आप एक कील को ही देखिए, अगर नुकीली कील है, ये एक कील है, ठीक है, अगर ये नुकीली है तो इसको आप दीवार पे हथौड़ी से ठोकिए तो ये बड़े आसानी से दीवार पे होल करके घुस जाएगी। लेकिन अगर इसी कील की नोक तोड़ दी जाए, ये कील ऐसे चौड़े चौड़े नोक की हो गई, अब इसको आप ठोक के दिखाइए। अब देखिए क्या होता है कि जितना एरिया बढ़ जाता है, एरिया जितना ही ज्यादा हो जाएगा दाब उतना ही कम लगेगा। एरिया जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, पहले कील का एरिया नोक का इतना था, इतना छोटा था, तो एरिया कम था, दाब ज्यादा लग रहा था, दाब ज्यादा लग रहा, यानी आप थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो कील अंदर दीवार के चली जाएगी। अब देखिए अब कील का नोक हम तोड़ दिए तो एरिया सामने का कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। जब एरिया ज्यादा हो गया तो दाब कम हो गया, दाब कम हो गया तो आप बल ज्यादा भी लगाएंगे तब भी ये कील दीवार के अंदर नहीं जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट जो है ये कुली के बोझ उठाने पे लगता है। अब क्या होता है कि अगर हम बोझा को डायरेक्ट सर पे रखेंगे तो एरिया कम होगा, अब एरिया कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा, तो कुली को ज्यादा भारी लगेगी, यानी गड़ेगा बोझ उनके सर पे। लेकिन अगर वो बोझा उठाने से पहले कपड़े की एक चक्ति बना लेते हैं तो यहाँ पे एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाएगा तो दाब क्या लगेगा, कम, दाब कम लगेगा तो उनको ज्यादा बल का अनुभव नहीं होगा, यानी ज्यादा दबाव को वो महसूस नहीं करेंगे और बोझा उठाना आसान हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कि अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ये एरिया बढ़ जाए तो दाब कम लगे, इसीलिए वो कपड़े की एक गोल आकृति की चक्ति बना के अपने सर पे रखते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, सर्दी के ठंड दिनों की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तर्क दिया है, गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। कूट है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए आर सही है, ए गलत है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये बोला है कि सर्दी के ठंडे दिनों की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में के गर्म दिन में ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए जो गर्मियों के समय में तापमान अधिक होता है, गर्मियों के समय में तापमान अधिक होता है और अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो ध्वनि की चाल टेम्परेचर से इफेक्ट करती है, ध्वनि की चाल टेम्परेचर से पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, यानी अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं ना, और ध्वनि क्या करती है, आसानी से गति करती है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पे ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, वहीं पे तर्क दिया है कि गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। अब देखिए घनत्व ये तो ठीक है कि गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है ध्वनि की चाल को। ध्वनि की चाल किस पे डिपेंड करती है, तापमान पे डिपेंड करती है। ध्वनि की चाल हवा में मुख्य रूप से तापमान बढ़ने के कारण बढ़ती है, घनत्व कम या ज्यादा होने से नहीं। तो यहाँ पे ए और आर सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य है? ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सभी सिराएं CO2 बहुल रुधिर का वहन करती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वाली रुधिर का वहन करती हैं, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती हैं। सिराओं की दीवारें पतली होती हैं। सिराएं रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। बी और सी, ए और सी, ए बी और सी, या फिर ए और बी? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बोला है कि सभी सिराएं CO2 युक्त रक्त का वहन करती हैं, तो क्या ये सही है? अगर यहाँ पे सभी की जगह क्या होता, अधिकांश होता, क्या होता, अधिकांश होता, तब ये सही हो जाता, क्योंकि अधिकांश सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का वहन करती हैं, यानी उसको सर्कुलेट करने का काम करती हैं। लेकिन एक सिरा छोड़ के, वो कौन सी सिरा? पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी जो सिरा होती है उसको छोड़ के, ठीक है, पल्मोनरी सिरा को छोड़ के। पल्मोनरी सिरा जो होती है ये लंग्स से O2 वाले ब्लड को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय तक लाने का काम करती है। तो यहाँ पे सभी की जगह अगर अधिकांश होता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पे सभी लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट यहाँ पे गलत है। दूसरा है सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, तो बिल्कुल सही है। जो सिराएं हैं इनकी दीवारें पतली होती हैं और कम लचीली होती हैं, पतली के साथ साथ कम लचीली होती हैं। जबकि जो धमनियां हैं, धमनियों की दीवारें अधिक लचीली और मोटी होती हैं, क्योंकि धमनियों में ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बी बिल्कुल सही है। सी दिया है कि सिराएं रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, तो क्या ये बताइए सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा। अगर धमनी की बात की जाए तो धमनी क्या करती है? धमनी हृदय से दूर, यानी जो O2 वाला ब्लड है इसको कहाँ तक ले जाती है? ऑर्गन की ओर ले जाती है। सारे जो बॉडी ऑर्गन हैं उनकी ओर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। उसके बाद जब कोशिकाएं ऑक्सीजन का यूज कर लेती हैं तो वो क्या छोड़ती हैं? रक्त में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो कौन लाता है? सिरा लाता है। और सिरा किधर लाता है? हृदय की ओर या फिर हार्ट की ओर ले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सिराएं रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, तो यहाँ पे सी भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बी और सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अप्रत्यास्थ संघट्ट का गुण दर्शाता है? संवेग संरक्षित है, कुल ऊर्जा संरक्षित है, गतिज ऊर्जा संरक्षित है, सभी बल प्राकृतिक संरक्षित होने चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करना है, सी और डी, ए और बी, ए बी और डी, या बी और डी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? अप्रत्यास्थ संघट्ट वो संघट्ट होता है कि जब दो चीजें, मान लीजिए ये दो चीजें हैं, आपस में टकराई, अब टकराने के बाद चाहे वो चिपक जाएं, तो जब चिपकती हैं तो ये क्या करती हैं? अपने कुल ऊर्जा को, कुछ ऊर्जा जो होती है उसको खो देती हैं। क्या करती हैं? कुल ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा को खो देती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यास्थ संघट्ट बोलते हैं। जब दो चीजें आपस में टकराती हैं और चिपक जाती हैं या अपनी कुछ ऊर्जा को खो देती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यास्थ संघट्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि संवेग संरक्षित रहता है, तो यहाँ पे ये देखिए कि जब टकराती हैं, अब टकराने से पहले, अब दो वस्तुएं हैं, ये आपस में टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों वस्तुओं का जो तालमेल होता है ये क्या बना रहता है या फिर खराब हो जाता है? तो बना रहता है। अब तालमेल में क्या आ जाएगा? वजन और गुण। क्या आ जाएगा? वजन और गुण। तो टकराने से पहले वस्तुओं का जो वजन और गुण था, टकराने के बाद भी वस्तुओं का वजन और गुण समान बना रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि संवेग यहाँ पे क्या रहता है? संरक्षित रहता है। संवेग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरा है कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब देखिए कुल ऊर्जा संरक्षित मतलब कि देखिए ऊर्जा है, ऊर्जा को हम ना नष्ट कर सकते और ना ही बना सकते हैं। ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है, ये कभी भी नष्ट या फिर बनाई नहीं जाती। तो ठीक है, अब टकराने से पहले जो ऊर्जा थी वस्तुओं को, टकराने के बाद भी वही ऊर्जा बनी रहेगी। तो यहाँ पे कुल ऊर्जा की बात की गई है, तो कुल ऊर्जा भी हमेशा क्या रहती है? यहाँ पे संरक्षित रहती है। अब है गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी क्या? देखिए टकराने से पहले की स्पीड जो होगी वस्तुओं की, अब दो वस्तुओं को आप आपस में टकराइए, दो बॉल को ही, अगर आप एक तरफ बॉल इधर से फेंक रहे हैं, दूसरी बॉल आप इधर से फेंक रहे हैं, अब ये बॉल जब आपस में टकराएंगी तो टकराने से पहले जो इनकी स्पीड थी, या टकराने के बाद भी स्पीड वही मेंटेन रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है, कुछ ऊर्जा इनकी ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी टकराने पे ध्वनि उत्पन्न होती है ना, तो कुछ ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है और कुछ ऊर्जा इनकी ऊष्मा में बदल जाती है, क्योंकि जब टकराती हैं दो वस्तुएं तो ऊष्मा भी निकलती है। तो ध्वनि और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाने के कारण गतिज ऊर्जा कभी भी संरक्षित नहीं रहती है। सभी बल प्राकृतिक संरक्षित होने चाहिए, क्या ये सही है? तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि इस टकराव में क्या है? कुछ बल काम करते हैं, जो कि कौन से होते हैं? एक है घर्षण और
दूसरा है हवा का दबाव, दूसरा क्या है, हवा का दबाव। अब ये जो हवा का दबाव घर्षण बल हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये संरक्षित कभी नहीं होते, ये कभी भी संरक्षित नहीं होते हैं, इसीलिए सभी बल प्राकृतिक संरक्षित होने चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए और बी है, और ए और बी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे ईंधन के लिए निम्न में से कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। ईंधन का ऊष्मीय मान कम होना चाहिए, ईंधन में अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा कम होनी चाहिए, ईंधन सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए। केवल एक, केवल दो, दो और तीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ये बोला है कि ईंधन का ऊष्मीय मान कम होना चाहिए। क्या ईंधन का ऊष्मीय मान कम होना चाहिए? अगर ऊष्मीय मान कम होगा तो ये थोड़े ईंधन में ज्यादा गर्मी कैसे देगा, इसीलिए ईंधन का हमेशा ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होगा तो ये थोड़े से भी ईंधन में ज्यादा से ज्यादा गर्मी या ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये तो क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है कि ईंधन में अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा कम होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अज्वलनशील पदार्थ मतलब पेस्ट पदार्थ जो कि नहीं जलते हैं, अगर इनकी मात्रा कम से कम होगी, ईंधन प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो ये ज्यादा अच्छे से जलेगा, बेकार पदार्थ नहीं होंगे तो ठीक है, अच्छी तरीके से जलेगा। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है ईंधन सस्ता और सुलभ होना चाहिए, तो ये सही है कि ईंधन जितना ही कम कीमत का होगा और जितने ही आसानी से उपलब्ध होगा उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे थर्ड भी सही है, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सेकंड और थर्ड हो जाएगा। और सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है। अगला प्रश्न है, रेशम का एक गीला श्रावण है जो रेशम के कीड़े के कोकून निर्माण के समय बनता है। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य है पूछा है। कथन फर्स्ट है रेशम के धागों को मृत कोकून से निकाला जाता है। कथन सेकंड है रेशम रेशे में मुख्यतः फाइब्रिन प्रोटीन होता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। कूट दिया है केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए ये बोला है कि रेशम के धागे को मृत कोकून से निकाला जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, देखिए जब हम रेशम निकालते हैं तो रेशम से कपड़े बनाते हैं, यानी ये व्यावसायिक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो उस टाइम पे जब हम कोकून से धागे निकालते हैं तो कोकून के अंदर क्या होता है, प्यूपा होता है। क्या होता है, प्यूपा होता है। प्यूपा एक कीड़ा होता है। अगर ये कीड़ा जीवित रहा, अगर ये कीड़ा जीवित रहा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये प्यूपा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मॉथ में, कीड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कोकून को काट के उससे बाहर निकल आएगा, और जहाँ कोकून को ये काटेगा तो जो रेशम के धागे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कोकून के अंदर जो प्यूपा कीड़ा होता है इसको पानी, गर्म पानी या फिर भाप के द्वारा इसको मार दिया जाता है, ताकि ये बढ़ के मॉथ ना बने और कोकून को काटे नहीं, और जो बाहर के रेशम होते हैं ना, पतले धागे होते हैं, हम उनको आसानी से निकाल सकें। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड क्या दिया है कि रेशम में मुख्यतः फाइब्रिन प्रोटीन होता है, तो सही है। रेशम दो प्रोटीनों से बनता है, एक फाइब्रिन प्रोटीन होता है और दूसरा होता है सेरिसिन। क्या होता है, सेरिसिन प्रोटीन। और फाइब्रिन जो प्रोटीन होता है इसकी मात्रा लगभग 70% होती है, 70 to 80% इसकी मात्रा फाइब्रिन प्रोटीन की होती है रेशम में, इसीलिए कथन यहाँ पे सेकंड भी सही है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है और ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है, यदि आप एक घास के पादप को खोदें और ध्यान से देखें तो इसकी जड़ एवं पत्तियां होंगी। मूसला जड़ और समांतर सिरा विन्यास, मूसला जड़ एवं जालिकावत सिरा विन्यास, तंतुमय जड़ तथा जालिकावत सिरा विन्यास या तंतुमय जड़ और समांतर सिरा विन्यास। देखिए मूसला जड़ क्या होती है, वो जो एक प्राइमरी जड़ होती है, मोटी सी जड़ होती है, और ये जमीन के सतह अंदर तक जाती है, सतह से बहुत अंदर तक जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़, जो कि भोजन के स्टोरेज का काम भी करती है। ठीक है। और तंतुमय जड़ क्या होती है, वो जड़ जो सतही एरिया में ज्यादा फैली रहती हैं, पतली पतली धागे रेशे के समान होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तंतुमय जड़ बोलते हैं। ऐसे पत्तियों में ही दो प्रकार का सिरा विन्यास होता है। एक सिरा विन्यास होता है समांतर सिरा विन्यास, जिसमें सारी सिराएं समांतर रूप से एक दूसरे के समांतर रूप से एक दूसरे के समांतर अरेंज होती हैं। दूसरा होता है जालिकावत सिरा विन्यास। जालिकावत सिरा विन्यास में क्या होता है, जो सिराएं हैं वो जाली के रूप में पूरे पत्तियों में मौजूद होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जालिकावत सिरा विन्यास। अब अगर घास के पौधे की बात करें तो अगर घास के पौधे को आप खोद के देखेंगे तो क्या उसमें बड़ी सी मोटी सी जड़ होती है जो जमीन के काफी अंदर तक घुसी होती है, नहीं। आप घास को कभी भी खोद के देखेंगे तो उसमें पतली पतली धागे के समान रूट होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तंतुमय जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतुमय जड़ बोलते हैं। और घास की पत्तियों की जो सिराएं होती है बिल्कुल ऐसे समांतर अरेंज होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, समांतर सिरा विन्यास होता है। तो तंतुमय जड़ और समांतर सिरा विन्यास किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। अगला प्रश्न है,
सुमित के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय जल की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। किसी ग्राहक को क्षारीय पेय देने के लिए वह बोतल की पहचान कैसा करेगा? जो सुमित है, इसके रेस्टोरेंट में कुछ एसिडिक बोतल रखी हैं, कुछ बेसिक बोतल रखी हैं। अब उसमें लिखा नहीं है कि कौन सी क्षारीय है, कौन सी अम्लीय है। अब कोई ग्राहक आता है तो उसको क्षारीय पेयजल चाहिए। अब क्षारीय पेयजल देने के लिए वो कैसे पहचान करेगा? अनुमान से दे देगा कि देखते हैं, अकड़ बकड़ बम्बे वो करके दे देते हैं, अब एसिडिक निकलेगा, ये बेसिक निकलेगा। रंग देख के पहचान करेगा, या लाल लिटमस पेपर पर प्रयोग करेगा, या नीले लिटमस पेपर पर प्रयोग करेगा? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। और एसिड और बेस से प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये अनुमान और रंग देखकर पहचानना, सबसे पहले तो आप इनको काटिए, क्योंकि ये क्या है, अंदाजे वाले ऑप्शन है। दूसरा है लाल लिटमस और नीले लिटमस। तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, अनिल, क्या बताई थी, अनिल, और दूसरा बताई थी मैंने छलन। क्या? अनिल और छलन। तो जो अनिल होता है, आ से क्या हो जाएगा, अम्ल। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी अगर अम्ल की पहचान करनी है तो हमको क्या चाहिए, नीला लिटमस पेपर चाहिए। वहीं पे छलन, छलन मतलब ला से लाल और नी से क्या हो जाएगा, नीला। यानी जो क्षार है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो अगर हमको क्षारीय पदार्थ की पहचान करनी है तो हमको कैसा लिटमस पेपर चाहिए, लाल। अब यहाँ पे ग्राहक को कैसा पदार्थ चाहिए, क्षारीय पेय पदार्थ चाहिए। तो क्षारीय पेय पदार्थ की पहचान करने के लिए सुमित क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर लेगा, और लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो जाएगा तो समझ जाएगा कि ये क्या है, क्षार है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की स्थिति के अनुसार आंख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है? रेटिना, लेंस, आइरिस, प्यूपिल या फिर पुतली? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको ह्यूमन आई जब पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है और डायग्राम के माध्यम से पढ़ाई है। तो आप एक बार जाके वो क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि ह्यूमन आई से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि प्रकाश की स्थिति के अनुसार आंख का कौन सा भाग है जो कि समायोजित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्यूपिल हो जाएगा या फिर पुतली हो जाएगा। हालांकि देखिए, आइरिस भी होता है, इसमें आइरिस और प्यूपिल दोनों मिलकर ये काम करते हैं। लेकिन अगर मेनली बात की जाए तो मेनली जो प्यूपिल होता है ना, यही छोटा या बड़ा होकर प्रकाश को समायोजित करने का, यानी खुद एडजस्ट करके प्रकाश आंख के अंदर कितनी प्रवेश करे उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल का काम क्या होता है, तो प्यूपिल क्या होता है, जो बीच में ब्लैक कलर का जो छेद होता है ना, अपर्चर होता है आंख में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल या फिर पुतली बोलते हैं। अभी आंख के अंदर कितनी प्रकाश की मात्रा प्रवेश करेगी उसको कंट्रोल करता है। अब मान लीजिए आप अंधेरे में जाते हैं, तो अंधेरे में क्या होती है, ये प्यूपिल या पुतली क्या होती है, फैल जाती है, ताकि ज़्यादा प्रकाश की मात्रा हमारे आंख के अंदर आए और हम देख सकें। और अगर आप ज़्यादा प्रकाश में, आप कभी भी धूप में जाके देखें, आपकी आंखें अपने आप छोटी हो जाएंगी, ऐसे सिकुड़ जाती है ना। तो सिकुड़ने की वजह क्या होती है, पुतली का जो आकार होता है ये सिकुड़कर छोटा हो जाता है। क्या होता है, छोटा हो जाता है। जब पुतली का आकार छोटा हो जाता है तो प्रकाश कम मात्रा में, जितनी हमारे आंख को जरूरत होती है उतनी ही हमारे आंख में प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुतली। बाकी रेटिना के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेंस भी मैं बता चुकी हूँ कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनते हैं। रेटिना पे क्या बनते हैं, प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, जो कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, क्योंकि हमारे आंखों में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बाकी ब्रेन के पास हो जाता है, तो ब्रेन इसको सीधा करके हमको सिग्नल देता है, जिससे हमको चीजें सीधा दिखाई देती हैं। आइरिस क्या होता है, आंखों के रंग को डिसाइड करता है। जो काली काली, पीली पीली, नीली नीली आंखें होती हैं, तो उसको डिसाइड कौन करता है, आइरिस करता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है, क्योंकि? बताइए क्यों आवश्यक होता है। ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायता करते हैं, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती हैं, ऊर्जा संचित करती हैं, या फिर उपरोक्त में से सभी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर भोजन में फैट होगा या वसा होगा, तो वसा करता क्या क्या है। वसा एक तो ऊर्जा देता है, क्या करता है, ऊर्जा देता है। अब ऊर्जा पहले ही नहीं देता, पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से मिलती है। बाद में जब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलनी खत्म हो जाती है, तब फैट क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, संचित करके रखता है। अब ये संचित ऊर्जा को बॉडी को प्रदान करता है। तो वसा कुल मिला के ऊर्जा देने का काम करता है। कोशिका झिल्ली में लिपिड और फॉस्फोलिपिड, ये जो प्रमुख घटक होते हैं ना, ये क्या होते हैं, फैट के ही होते हैं, और ये क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ऊर्जा संचित करता है, ये भी सही है। कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाता है, ये भी सही है। ऊर्जा को उत्पादन करने में सहायता करता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हाइड्रोजन का संकेत H है, पर इसको हम H2 से क्यों प्रदर्शित करते हैं? हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है, यानी ये दिया है कि H हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित करता है, H हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है, या फिर H2 हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है, सिंबल तो क्या होता है, ये H होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन सामान्यतः अकेले परमाणु के रूप में नहीं रह सकता, अकेले परमाणु के रूप में नहीं रह सकता, इसलिए इसको हम H+H यानी H2 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा कि H2 हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित करता है। अगर H2 हम लिखे हैं तो ये एक अणु को ही प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें जो परमाणु होते हैं, परमाणु कितने होते हैं, 2 होते हैं, H+H 2 परमाणु होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः कोणीय चाल 1/800 रेडियन प्रति सेकंड से अधिक हो जाए तो व्यक्ति भूमध्य रेखा पर अनुभव करता है। भारहीनता का, भार का अनुभव करेगा, वास्तविक भार से 2 गुना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः जो कोणीय चाल है 1/800 रेडियन पर सेकंड से अधिक हो जाए, इसकी चाल इससे भी अधिक हो जाए, तब व्यक्ति को भूमध्य रेखा पे अपने भार का कैसा अनुभव होगा। तो देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूमने के कारण व्यक्ति को हमेशा बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है, और अगर बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है तो उसको हम किस बल के नाम से जानते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अब जो अपकेंद्रीय बल होता है, ये केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल होता है। क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल होता है। अब यहाँ पे एक विशेष स्थिति दी गई है कि 1/800 रेडियन पर सेकेंड से अधिक। अब पृथ्वी का जो कोणीय चाल होता है लगभग 1/800 रेडियन पर सेकेंड होता है। अब इस जो कोणीय चाल है, इस कोणीय चाल पर भूमध्य रेखा पर व्यक्ति का जो प्रभावी भार होता है वो लगभग कैसा होता है, 0 होता है। कितना होता है? 0। अब इससे अगर अधिक चाल हो जाएगी तो व्यक्ति भूमध्य रेखा पर एकदम वेटलेस या भारहीनता को महसूस करेगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी की अपेक्षा अल्कोहल अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका हिमांक जल से अधिक होता है, या अकार्बनिक द्रव है, इसका क्वथनांक जल से अधिक होता है, या इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जमना। जब कोई वस्तु जमती है या सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिमांक। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कम होता है। क्वथनांक क्या होता है, किसी भी चीज का उबलना। क्या होता है? उबलना। कितने टेम्परेचर पे कोई भी चीज उबल रही है वही क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो देखिए, जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं इनका जो ये जल्दी वाष्प में बदल जाते हैं क्योंकि इनका क्वथनांक क्या होता है, कम। अब देखिए, पानी का क्वथनांक कितना होता है, जो वाटर है, पानी है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पे जो अल्कोहल में अगर हम बात करें, एथेनॉल की बात करें, तो एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है लगभग कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो अल्कोहल है ये 78 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेगा, उबल के भाप बनने लग जाएगा, जबकि पानी को भाप बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस में इसको उबालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है ये अधिक वाष्पशील इसलिए होता है क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी लोलक को यदि द्रव से भरे बर्तन में लटका दिया जाए तो लोलक काफी समय तक दोलन करता रहेगा, लोलक पहले की तरह गतिमान रहेगा, लोलक थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोला है कि एक पेंडुलम है, एक लोलक है, इसको हम पानी से भरे, एक पानी से भरा ये बर्तन है, यहाँ पे एक इस बर्तन में क्या है, द्रव भरा है, पानी भरा है। अब इसमें हम लोलक को चला देते हैं, इसमें क्या करते हैं, लोलक को हम लटका देते हैं, ये चला देते हैं, तो ये क्या करेगा, गति करेगा, अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करेगा। और जब ये अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करेगा तो पानी में क्योंकि गति कर रहा, और पानी का जो विरोध घर्षण बल है ये क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हवा में लोलक गति करता है तो हवा इतना विरोध नहीं करता, लेकिन पानी जो है, पानी क्या करेगा, इस लोलक के गति का विरोध करेगा। क्या करेगा, इस लोलक के गति का विरोध करेगा। तो विरोध इतना नहीं लगा पाएगा कि लोलक एकाएक स्टॉप हो जाए या एकाएक रुक जाए, लेकिन विरोध जो इसका जो विरोधी बल लगेगा ये क्या करेगा, लोलक के स्पीड को धीरे धीरे कम कर देगा। क्या करेगा, लोलक की स्पीड के धीरे धीरे कम कर देगा। अब लोलक की स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो देखिए, ये क्या है, लोलक है, ये पेंडुलम है, इसको हम गति कराते हैं कहाँ पे, द्रव में। तो द्रव का क्या लगेगा, प्रतिरोध बल लगेगा। क्या कर लगेगा, प्रतिरोध बल लगेगा। जब प्रतिरोध बल लगेगा तो गति क्या हो जाएगी, कम। अब गति कम होते होते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अंत में जो लोलक है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी गति इतनी कम होती जाएगी, इतनी स्पीड इतनी कम होती जाएगी कि अंततः वो आके रुक जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है कि लोलक थोड़ी देर बाद क्या होगा, रुक जाएगा। अगला प्रश्न है,
मसालेदार या गर्म भोजन करने से अम्लता की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। इसके निवारण के लिए किस क्षार का विलयन उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, हम बहुत ज़्यादा मसालेदार जब भोजन कर लेते हैं तो हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, अम्लता की शिकायत हो जाती है। अब एसिडिटी मतलब अम्ल, अब अम्ल को कम करने के लिए एंटा एसिड यानी क्षार का उपयोग किया जाएगा। तो क्षार में किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये एक नॉर्मल सा एंटा एसिड है। जो हम इनो वगैरह लेते हैं ना, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो ये क्या करता है, जितने भी एक्स्ट्रा अम्ल होते हैं हमारे पेट में, स्टमक में, जितना भी अतिरिक्त अम्ल होता है उसको उदासीन कर देता है। कैसे करता है? जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पेट में जाएगा और वहाँ पे क्या मौजूद है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। तो HCl से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? MgCl2 यानी लवण का निर्माण कर देगा। अब ये लवण कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा और उसके अलावा वाटर को रिलीज करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे ये क्या करता है? अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है? चूने का पानी होता है। क्या होता है? चूने का पानी। ये पेट के लिए सामान्य एंटा एसिड नहीं होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत ही संक्षारक क्षार होता है। होता तो क्षार ही है लेकिन ये बहुत ही संक्षारक होता है, कोरोजिव होता है, इसलिए इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का लवण या फिर सॉल्ट है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण परिपथ में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या फिर आंतरिक प्रतिरोध, क्या बोलते हैं? तो देखिए, विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा में बदलता है यानी कितनी ऊर्जा देता है, उसे ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है वोल्ट। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है वोल्ट। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कि संपूर्ण परिपथ में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत वाहक बल कहलाती है। बाकी दिष्ट धारा या फिर डीसी क्या होती है? डीसी ये एक ही दिशा में बहने वाली धारा होती है। क्या होती है? एक दिशा में बहने वाली धारा होती है, जैसे कि बैटरी की धारा। वहीं पे प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी क्या होता है? तो एसी की ये दिशा बदलती रहती है। इसकी जो दिशा रहती है, इसकी दिशा बदलती रहती है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, घरों में जो बिजली से हमको विद्युत धारा जो मिलती है वो कैसी होती है? एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के अंदर धारा बहने में जो रुकावट पैदा होती है, प्रतिरोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने डिटेल में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, इसीलिए हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।